पूरे सेट हम लोग देखें विस्तार के साथ। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो में कुछ कमियां नज़र आ रही तो आप लोग कमेंट में करेंगे, उसे अगली वीडियो में दूर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से, और प्रश्न है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? निरुपमा राव। ऑप्शन नंबर ए। सलमान रशीद। इसकी एक फेमस पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन। जयराम रमेश। इसकी प्रमुख पुस्तक है एशिया का प्रकाश। एशिया के प्रकाश के लेखक कौन है? जयराम रमेश। और प्रोफेसर विवेक लामा। इसकी एक पुस्तक है मिरर। मिरर जो एक फेमस पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कुल्लू घाटी किसके मध्य अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी किसके मध्य अवस्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हम लोग देख लेते हैं काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल, ये सारे ट्रांस हिमालय के भाग हैं। किसके भाग है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। अच्छा, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी और कांगड़ा घाटी, ये दोनों किसके मध्य अवस्थित है? ये पीर पंजाल और धौलाधर के बीच अवस्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर के बीच अवस्थित। अच्छा, आप लोग बताएं शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, ये सारे पर्यटक स्थल हिमालय के किस भाग? तो ये लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। किस हिमालय के अंतर्गत? लघु हिमालय के। और जितनी भी ऊंची चोटियां हों जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बर्मा, ये सब वृहद हिमालय के भाग हैं। किसके भाग हैं? वृहद हिमालय के भाग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है कौन सा पत्तन किस राज्य में है? अच्छा, भटकल। तो भटकल किस राज्य में है? कर्नाटक। भटकल किस राज्य में है? कर्नाटक। एलेप्पी केरल। एलेप्पी केरल। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। और तूतीकोरन तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन है कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन मानी जाती? तो काली मिट्टी। इसे ही हम लोग रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। इसे ही हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में क्या चीज़ पाया जाता है? तो इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। इसमें चूना मिलाकर इसे उपजाऊ युक्त बनाया जाता है। लेटराइट मिट्टी। इसमें आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। इसमें आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। ये किसके लिए फेमस है? तो लेटराइट मिट्टी में ही चाय, काजू, ये सारे फसल लेटराइट मिट्टी में ही उगाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? राजस्थान। राजस्थान को नर्मदा नदी पार नहीं करती है। चलिए आप लोग बताएं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र। गवर्नर, वहाँ की प्रमुख जनजाति बताएं। तो मीना, सहरिया, गरसिया और बंजारा, ये सारे राजस्थान के प्रमुख जनजाति। अच्छा, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 25 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। विधानसभा की 200 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सुलेमित नहीं है? स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, ये सही है। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन, ये गलत है। और पीली क्रांति अंडा उत्पादन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित। उर्वरक उत्पादन किस क्रांति से संबंधित? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति से उर्वरक उत्पादन। और अंडा उत्पादन रजत क्रांति। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो वो वृष्टि है। कौन है? वृष्टि है। अच्छा, वृष्टि छाया के कारण ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून का तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाता है। किसके कारण? वृष्टि छाया में पड़ने के कारण। और राजस्थान वाला क्षेत्र भी इसी के कारण वहाँ वर्षा नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी? तो पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमैनुएल कांट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये सही है। घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान, ये भी सही है।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, ये गलत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। यूपी में एक और राष्ट्रीय उद्यान है पीलीभीत, पीलीभीत। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से। किससे? आर्द्रभूमि से। अर्थात रामसर संधि हुआ कब था? तो रामसर संधि कब हुआ था? 1971 में। 1971 में। भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो भारत 1982 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 1982 में। अच्छा, अभी वर्तमान में भारत के कितने स्थल रामसर में शामिल हैं? तो कितने शामिल हैं? तो टोटल अभी 75 शामिल है। कितने? 75। अच्छा, सबसे अधिक किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। सबसे अधिक तमिलनाडु में 14, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गन नहीं है। बाकी ये दोनों जलवाष्प, मीथेन, ये वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो ये वस्तुएं किस प्रकार की होगी? निम्न स्तरीय वस्तु होगी। इसलिए उसका जो है आय, ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य उसका लोच है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं लाया जाता है? तो कौन सा पद्धति का प्रयोग नहीं लाया जाता है? निवेश पद्धति। कौन सी पद्धति? निवेश पद्धति, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आप लोग बताएं राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में पुरानी या मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य शामिल नहीं होता है, घरेलू कार्य शामिल नहीं होता है, अंश और ऋण पत्र शामिल नहीं होता है, हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, वसीफा, ये सारे शामिल नहीं होते हैं, और विदेशों से प्राप्त उपहार भी शामिल नहीं होते। राष्ट्रीय आय में इसका गणना नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नीचे दिए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? किसकी अवधि थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय था 1974 से लेके 79 तक, लेकिन जनता पार्टी की सरकार बन जाने के कारण 1978 में ही इसे बंद कर दिया गया था। अच्छा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। इसी के तहत 20 सूत्री मांग और काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किए गए। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर जोर दिया गया था? कृषि और उद्योग दोनों पर। बोकारो आयरन स्टील कंपनी का उद्घाटन भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी के तहत हुआ था, और इसी पंचवर्षीय के दौरान जो है भारत चीन युद्ध हुआ था। अच्छा, चौथी पंचवर्षीय योजना ये DR गोडगिल मॉडल पर आधारित थी। समाजवादी समाज की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था। परिवार नियोजन इसी में स्टार्ट हुए थे, और श्वेत क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। भोजन, काम और उत्पादन इसका नारा था, और जवाहर रोजगार योजना इसी के तहत प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, और प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। किसका मात्रक क्या है? तो बताएं आप लोग, त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का जूल, और आवेग का न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। किसके कारण? तो ये जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। और ये न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। अच्छा, न्यूटन का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? न्यूटन का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? बल की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? बल की परिभाषा। अच्छा, न्यूटन का दूसरा नियम किसकी परिभाषा देता है? तो इसका दूसरा नियम बल का व्यंजन प्राप्त होता है इससे, F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ये न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। अच्छा, न्यूटन का तीसरा नियम
क्रिया प्रतिक्रिया, इसका उदाहरण क्या हो जाता है, जैसे बंदूक से गोली निकलते ही पीछे की तरफ धक्का देना, ये किसके तहत, ये न्यूटन के तीसरे नियम के तहत। अच्छा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। तो इसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये दिया कितने था, तो ये 1778 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने। अच्छा, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यास्था क्या होता है, तो प्रत्यास्था वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। सबसे अधिक प्रत्यास्था किस में होता है, तो स्टील में होता है। किस में, स्टील में होता है। किस में, स्टील में होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेते हैं, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए यही गलत है, बाकी तीनों सही है। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है। इसका मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन होता है। इसका मात्रक किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अच्छा आप लोग बताएं, जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है। तो जल का विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल पर केजी केल्विन, 4200 जूल पर केजी केल्विन। अच्छा बर्फ का कितना होता है, तो 2100 जूल पर केजी केल्विन। अच्छा पारा का कितना होता है, तो पारा का 140 होता है, और केरोसिन का 210 होता है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एरोसेल का उदाहरण नहीं है। तो एरोसेल का उदाहरण कौन नहीं है, जल में तेल, जल में तेल। ऑप्शन नंबर बी। एरोसेल क्या होता है, तो गैस में लिक्विड यानी द्रव और ठोस सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड के कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। तो इसके उदाहरण हो गए धुआं और कोहरा और बादल। तो कोहरा और बादल क्या है, गैस में द्रव का उदाहरण है, जबकि धुआं क्या है, गैस में ठोस का उदाहरण है। धुआं क्या है, गैस में ठोस का उदाहरण है। अच्छा जेल क्या होता है, जेल, तो जेल क्या होता है, द्रव में ठोस का मिल जाना, यानी द्रव में ठोस के कणों का मिल जाना क्या कहलाता है, जेल। इसका उदाहरण जेली और जिलेटिन। सॉल क्या होता है, तो ठोस में द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, सॉल कहलाता है। कीचड़ किसका उदाहरण है, कीचड़ सॉल का उदाहरण है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है मिलान करना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो हम लोग जानते हैं किसने किया, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, और परमाणु के नाभिक का रदरफोर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। अच्छा सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। कितना होता है, तो 2 + 8 और +1, तो कोर में कितने हो जाएंगे, 10। कोर में कितने, और बाहरी में 1, बाहरी में 1। अच्छा आप लोग बताएं सोडियम के अयस्क का नाम, तो सोडियम का अयस्क हो गया चिली सॉल्ट पीटर, बोरेक्स, साधारण नमक और ट्रोना, ये सारे सोडियम के अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। तो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण कौन है, HCl। कौन है, HCl। आप लोग बताएं
अम्लराज, अम्लराज किसे कहते हैं? तो HCl और HNO3 इसमें 3 अनुपात HCl का और 1 अनुपात HNO3 का होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अच्छा बताएं, रसायनों का राजा किसे कहते हैं? तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, H2SO4। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायनों का राजा कहते हैं। बॉयल, चार्ल्स अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो यह आदर्श गैस नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श गैस नियम। अच्छा, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम क्या कहता है? तो बॉयल का नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जो है उसका जो दाब है वह आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम कहता है कि जब दाब स्थिर हो, जब प्रेशर स्थिर हो, तो गैस की निश्चित मात्रा उसके आयतन के ताप के समानुपाती होता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? तो ये कहता है जब ताप और दाब समान स्थितियों में, जब ताप और दाब समान हो तो एक समान आयतन वाली गैसीय के अणुओं की संख्या समान होगी। कितना हो? समान होगा। अच्छा बताएं, तो उसका मान कितना होगा? तो उसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये उसका मान होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पास्चर को माना जाता है। लुई पास्चर को माना जाता है। इन्होंने पाश्चुरीकरण सिद्धांत दिया था। इन्होंने पाश्चुरीकरण सिद्धांत दिया था और रेबीज का टीका का खोज किया था। अच्छा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया। चेचक के टीके की खोज। लूमेन हॉक बैक्टीरिया की खोज किया था और इन्होंने पहली बार कोशिका को देखा था। कोशिका को पहली बार किसने देखा था? लूमेन हॉक ने। अच्छा, कोशिका के बारे में क्लियर कर लेते, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। कोशिका शब्द किसने दिया था? तो कोशिका शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो रासायनिक संगठन है उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा। किसकी मात्रा? प्रोटीन की मात्रा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने। किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज? ऑल्टमैन ने। अच्छा, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही। यह रंगहीन होता है, ये भी सही। इसमें रक्त कणिकाएं होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, ये सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप लोग बताएं, प्लाज्मा जो होता है वह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। यह ब्लड का कितना प्रतिशत होता है? तो ब्लड का 60% क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा का 90% क्या होता है? जल। प्लाज्मा का 90% क्या होता है? जल। जब हम लोग प्लाज्मा से ये प्रोटीन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल देते हैं तो बचे हुए को हम लोग सेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। प्लाज्मा का काम क्या होता है? तो पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना प्लाज्मा का काम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो किस अंग को करता है? तो यकृत को करता है। किसको करता है? यकृत को। मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सोने की बीमारी भी मस्तिष्क को प्रभावित करता है।
फेफड़ा, टीबी और निमोनिया, टीबी और निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। अच्छा बताएं, रेबीज, रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क, जिसे हम लोग सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं, सेरिब्रम के नाम से। मस्तिष्क का 3 भाग, आगे वाले को अग्र मस्तिष्क, बीचे वाले को मध्य मस्तिष्क और नीचे वाले को माने पीछे वाले को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क जो होता है उसमें 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम का काम है सोचने समझने का, और उसके बाद थैलेमस, थैलेमस का काम है बाहरी वातावरण से इसका संबंध होता है, जैसे ठंड का महसूस, गर्मी का महसूस, दर्द का महसूस। और हाइपोथैलेमस ये भूख, प्यास, रक्त चाप और क्रोध, प्रेम, ये सारे किससे का नियंत्रण किससे होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। अच्छा आप लोग बताएं, मेडुला ऑब्लांगेटा किसका नियंत्रण करता है? तो हृदय धड़कन, उपचयन, अक्रमानुकुचन, ये सारा नियंत्रण किससे होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए? तो ये अनुच्छेद 243 का ए में, 243 का ए में। अच्छा 243 का बी में क्या है? तो पंचायतों का गठन, क्या चीज़ है? पंचायतों का गठन। अच्छा 243 का सी में क्या है? तो सी में क्या है? पंचायतों की संरचना के बारे में, पंचायतों का संरचना, जैसे ग्राम स्तर पर क्या, पंचायत स्तर पर क्या और जिला स्तर पर क्या। अच्छा अनुच्छेद 243 का डी में क्या है? तो पंचायतों में आरक्षण से संबंधित, पंचायतों में आरक्षण से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसकी वर्णन अनुच्छेद 108 में है। किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक, अपरमाधिकार लेख, ये सारे ब्रिटेन से लिया गया। अच्छा अमेरिका से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, महाभियोग, राष्ट्रपति का या महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और उद्देशिका का विचार, ये किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अच्छा रूस से क्या लिया गया? तो रूस से क्या लिया? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और न्याय, राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 129 में है। किसमें? अनुच्छेद 129 में। अच्छा बताएं, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 1 + 33, कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 34 न्यायाधीश। अच्छा बताइए, हाई कोर्ट के अभिलेख न्यायालय का चर्चा, तो हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 215 में, अनुच्छेद 215 में। और सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 में, सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 में है। और हाई कोर्ट का गठन 214 में, हाई कोर्ट का गठन 214 में। बताएं आप लोग वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट है। और सबसे लास्ट जो हाई कोर्ट बना है वह अमरावती हाई कोर्ट है, अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में? तो हम लोग जानते हैं दूसरी अनुसूची में। किस में? दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में शपथ है। क्या है? शपथ। और चौथा में क्या है? राज्यसभा के सीटों के बारे में। 7वां में क्या है? सूची। जब सूची की बात आई है तो आप लोग बता दें संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में बताएं आप लोग कितना विषय हैं? तो अभी वर्तमान में 100 हैं, जबकि पहले कितना था? 97 था। राज्य सूची में, राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो बताएं आप लोग राज्यसभा में, राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। कितने? 61। पहले 66 थे,
समवर्ती सूची में अभी 52 है, पहले 47 थे। कितने थे? 47, दोनों याद रखेंगे। संघ सूची में 100 विषय हैं, पहले 97 थे। राज्य सूची में 61 विषय है, पहले 66 थे। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, पहले 47 थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 17 में है, ऑप्शन नंबर बी, भाग 17 में है। चलिए देख लेते हैं। 15 में क्या है? 15 में है निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 17 में हो गया राजभाषा। 18 में क्या है? आपात उपबंध, आपात उपबंध। 19 में क्या है? 19 में है प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। 20 में संविधान संशोधन। 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और 22 में क्या है? 22 में क्या हो गया? संक्षिप्त नाम। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित नहीं है? प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक। सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक। अच्छा, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। याद रखें, क्वेश्चन हमेशा आते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। और समानता कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता और 2 प्रकार का समानता, ये हमारे प्रस्तावना में दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत? 97th यानी 97वां संविधान संशोधन 2011 में जो हुआ था, उसी के तहत सहकारी समितियां स्थापित किया गया था। अच्छा, आप लोग बताएं, बयालीसवां संविधान संशोधन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संस्कृति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो किसके? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के संस्कृति पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया था। अच्छा, उसमें जो जोड़ा गया था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? उसमें 10 थे और 11वां को बाद में जोड़ा गया है। तो कुल कितने हो गए? अभी 11 हो गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन आ ही गया तो देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1957 में, पंचायती राज से संबंधित थे। अशोक मेहता, ये भी पंचायती राज से संबंधित, इसका गठन 1977 में हुआ था। JS वर्मा समिति यौन उत्पीड़न से संबंधित था और इसका गठन 2012 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उसे 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए और जिस सदन से ये पास हुआ है उसके 2/3 से वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए था। अच्छा, आप लोग बताएं, राष्ट्रपति का वेतन तो आप लोग जानते हो कितना होता है? 5 लाख। राष्ट्रपति का पेंशन कितना होता है? तो 1.5 लाख प्रति महीना, 1.5 लाख पर मंथ उसका मासिक पेंशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो हम लोग जानते हैं राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। अच्छा, पंचायत को भाग किस में जोड़ा गया है? तो भाग 9 में। किस में जोड़ा गया है? भाग 9 में। अनुसूची, इसका अनुच्छेद बताएं। अनुसूची 11 हो गया। अनुच्छेद बताएं आप लोग। 243 के क से लेके 9 तक, 243 के क से लेके 9 तक किसके तहत? तो इसे संवैधानिक दर्जा किसके तहत मिला था? तो 1986 में ML सिंघवी एक समिति बनी थी, उसी के सिफारिश पर
पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कुरु महाजनपद, 16 महाजनपदों में कुरु भी एक महाजनपद था, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो हम लोग जानते हैं कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अच्छा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, कौशल की श्रावस्ती थी। अच्छा, अहिच्छत्र, अहिच्छत्र बताएं आप लोग किसकी राजधानी थी? तो पांचाल की, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। अच्छा बताएं आप लोग, मल्ल की राजधानी कहाँ था? तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। अब मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। अच्छा, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? कंबोज कश्मीर, कंबोज की राजधानी कहाँ था? हाटक, हाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कमल किसका प्रतीक है? जन्म का, कमल जन्म का। स्तूप, स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का, किसका? मृत्यु का। अच्छा, प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? तो प्रथम उपदेश का प्रतीक है धर्मचक्र पहिया, धर्मचक्र, धर्मचक्र पहिया, धर्मचक्र पहिया। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। याद रखेंगे, इसी से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। ऑप्शन नंबर सी। गढ़वाल वंश की राजधानी थी वाराणसी। कहाँ थी? वाराणसी राजधानी थी। अच्छा, आप लोग बताएं, सोलंकी वंश के संस्थापक, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम थे। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। कौन था? नन्नुक उसके संस्थापक थे। परमार वंश के संस्थापक, परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज। कौन थे? उपेंद्र राज। और चौहान वंश के वासुदेव। और होयसल वंश का संस्थापक कौन था? होयसल वंश का संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन उसके संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न है, दीवाने खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित था? हम लोग जानते हैं फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान विभाग का भी स्थापना किया था। और दीवाने इस्तिकहाक, दीवाने इस्तिकहाक का भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अच्छा बताएं आप लोग, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन ने। दीवाने अर्ज किसने? बलबन ने। और दीवाने मुस्त खराज, इसकी स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही, दीवाने कोही, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? यह मौर्य काल की, किसकी? मौर्य काल की विशेषता है। अच्छा बताएं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? और इसकी जानकारी हमें विष्णु पुराण में मिलती है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त, और इसकी जानकारी हमें वायु पुराण में मिलती है। सातवाहन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था? सिमुक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। अजमेर में एक प्रसिद्ध दरगाह है, आप लोग बताएं किसकी दरगाह है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का। लाहौर, लाहौर आप लोग बताएं किसका मकबरा है? लाहौर में किसका मकबरा है? जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। और बाबर का मकबरा, ये भी भारत से बाहर है, दोनों जहांगीर और बाबर के मकबरे बाहर हैं। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा काबुल में है। कहाँ? काबुल में है। जयपुर हवा महल जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो सीसा कहाँ से आयात किया जाता था? तो सीसा ईरान से आयात किया जाता था। कहाँ से? ईरान से। अच्छा बताएं, तांबा, तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? तो तांबा खेतड़ी, तांबा कहाँ से? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान, खेतड़ी, बलूचिस्तान
और ओमान से आयात किया जाता था। अच्छा, चांदी कहाँ से आयात किया जाता था? तो चांदी कहाँ से किया जाता था? तो चांदी अफगानिस्तान, कहाँ से? अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। सोना कहाँ से आयात किया जाता था? तो याद रखें, सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। तो बताएं आप लोग, टीन कहाँ से आयात किया जाता था? टीन तो अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद, गोमेद कहाँ से आयात किया था? ये सौराष्ट्र से क्या आयात किया जाता था? गोमेद आयात किया जाता था। और लाजवर्थ, लाजवर्थ कहाँ से आयात किया जाता था? लाजवर्थ कहाँ से आयात किया जाता था? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मिलान करना है। शिशुवध तो वेलेजली, सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम वेटिंग, दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन ब्रो, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। अच्छा बताएं, ये लगाया कब गया था प्रतिबंध? तो शिशुवध प्रतिबंध कब? तो ये हुआ था 1798 में, 1798 में। अच्छा, सती प्रथा ये हुआ था 1829 ईस्वी में। दास प्रथा 1843 ईस्वी में। और हिंदू विवाह विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में, 1856 में। ये भी ईस्वी भी याद रखेंगे आप लोग। शिशुवध पर प्रतिबंध वेलेजली के द्वारा 1798 में, सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम वेटिंग के द्वारा 1829 में, दास प्रथा एलन ब्रो 1843 में, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के समय में 1856 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हम लोग जानते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी। ये अच्छा बताओ, ये कितना नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन था? तो ये तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था मद्रास में, उसकी अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। अच्छा आप लोग बताएं, अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे युवा व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था 1923 ईस्वी में? तो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो एमजी रनाडे। कौन थे? एमजी रनाडे। इसकी स्थापना कब किया था? 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। वीडी सावरकर, उन्होंने 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधनी समाज की स्थापना किया था 1839 ईस्वी में, 1839 में। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? 1843 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनाम कमीशन की स्थापना, ठीक कर लेंगे, किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। अच्छा, कुछ प्रमुख कमीशन या आयोग का गठन कर्जन के समय में हुआ था। हमेशा ये क्वेश्चन कर्जन के समय का आता है, तो आप लोग देखेंगे। सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 में कर्जन ने किया था। किसकी अध्यक्षता में किया था? मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में, मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। रेलवे कमीशन यानी रेलवे आयोग की स्थापना 1901 में किया था। किसकी अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना? तो ये रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, रॉबर्टसन उसके अध्यक्ष थे। पुलिस आयोग की स्थापना, पुलिस आयोग की स्थापना भी किया था कर्जन ने 1902 ईस्वी में, एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। और एक विश्वविद्यालय आयोग आया था थॉमस रेले की अध्यक्षता में, थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था। ये था 50 क्वेश्चन का सीरीज, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उसके अलावा जो भी बताया गया है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे।